गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, मीरा और शीतल। उनका घर नदी के ठीक किनारे पर बना था, जहां से सुबह सुबह मछुआरों की नावें गुजरती और शाम को सूरज नदी के पानी में डूबता हुआ लालिमा बिखेर जाता। घर छोटा था, लेकिन उसमें इतना प्यार भरा था कि दोनों बहनों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मीरा बड़ी थी, उम्र में लगभग 22 साल की, और शीतल उससे 5 साल छोटी। मीरा गांव की स्कूल में पढ़ाती थी, जबकि शीतल घर पर रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करती और बाजार में अपने बनाए हुए कपड़े बेचती। उनके माता पिता कई साल पहले एक बाढ़ में बह गए थे और तब से दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। एक दिन सुबह सुबह जब मीरा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, शीतल ने नदी के किनारे एक अजनबी आदमी को देखा। वह लंबा, गोरा और थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, मानो वह कहीं दूर से चलकर आया हो। शीतल ने उसे घूरते हुए देखा तो वह आदमी मुस्कुराया और पास आकर बोला, क्या मुझे यहां थोड़ा पानी मिल सकता है? शीतल ने उसे घर के अंदर बुलाया और पानी पिलाया। वह आदमी अपना नाम राहुल बताया और कहा कि वह एक लेखक है जो अलग अलग जगहों की यात्रा करता है और लोगों की कहानियां लिखता है। मीरा जब स्कूल से लौटी तो उसने राहुल को घर के बरामदे में बैठे देखा। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब शीतल ने सारी बात बताई तो वो भी शांत हो गई। राहुल ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए गांव में रुकना चाहता है, क्योंकि यह जगह उसे बहुत पसंद आई है। मीरा और शीतल ने सोचा कि चूंकि उनके पास एक खाली कमरा है, वे राहुल को कुछ दिनों के लिए रहने दे सकती हैं। राहुल ने उन्हें धन्यवाद दिया और उसी दिन से उनके घर का हिस्सा बन गया। दिन बीतते गए। राहुल सुबह सुबह नदी किनारे टहलता, कभी मछुआरों से बातें करता तो कभी गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनता। शाम को वो घर लौटता और मीरा और शीतल के साथ बैठकर अपने अनुभव साझा करता। धीरे धीरे मीरा को उसकी बातें सुनने में दिलचस्पी होने लगी। वो उसके विचारों, उसकी यात्राओं और उसके सपनों से प्रभावित हो रही थी। एक शाम जब शीतल सो चुकी थी, मीरा और राहुल नदी किनारे बैठे थे। चांदनी में नदी का पानी चमक रहा था और हवा में ठंडक थी। राहुल ने मीरा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी यहां कितनी शांत है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसी ही एक जगह बस जाऊं, जहां नदी हो, पेड़ हो और कोई अपना हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तुम तो यात्री हो, तुम्हारा मन कब इसी जगह टिकेगा? राहुल ने गहरी सांस ली, शायद तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मीरा का दिल धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी उसके जीवन में इतनी जल्दी जगह बना लेगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से आवाज आई, दीदी। शीतल वहां खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मीरा उठकर उसके पास गई। क्या हुआ? शीतल ने कहा, मैंने एक सपना देखा। नदी उफान पर थी और हमारा घर। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने पास आकर कहा, बस एक सपना था शीतल। नदी शांत है, लेकिन शीतल का डर कम नहीं हुआ। उस रात के बाद से वो अक्सर चिंतित रहने लगी। कभी वो कहती कि नदी का पानी बढ़ रहा है, तो कभी उसे लगता कि कोई अनहोनी होने वाली है। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी छोटी बहन को क्या हो रहा है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, इस साल बारिश ज्यादा होगी। नदी खतरनाक स्तर तक बढ़ सकती है। ये सुनकर शीतल और भी डर गई। उसने मीरा से कहा, हमें कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन मीरा ने उसे चुप कराया, ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकती। राहुल ने भी मीरा का साथ दिया, मैं यहां हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन शीतल का मन नहीं माना। वह जानती थी कि कुछ गलत होने वाला है। शीतल का डर बेबुनियाद नहीं था। अगले ही हफ्ते आसमान में काले बादल छा गए और लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और गांव के लोगों में चिंता फैल गई। कुछ परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर जाने का फैसला किया, लेकिन मीरा अड़ गई, हम नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। राहुल ने कोशिश की, मीरा, शीतल सही कह रही है। अगर खतरा बढ़ा तो क्या? मीरा ने आवाज ऊंची कर दी, तुम्हें क्या लगता है, हम पहली बार बाढ़ देख रहे हैं? हमारे माँ बाप भी ऐसे ही। वो अचानक रुक गई, जैसे उसके गले में कोई गांठ अटक गई हो। शीतल ने उसका हाथ थाम लिया, दीदी, वो दुर्घटना थी, पर इस बार हम सावधान रह सकते हैं। लेकिन मीरा ने मना कर दिया। चौथे दिन नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। पानी तेजी से घरों की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे। राहुल ने फिर से गुजारिश की, मीरा, अब नहीं तो कभी नहीं। चलो। आखिरकार मीरा ने हार मानी। तीनों ने जल्दी से जरूरी सामान बांधा और गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर बने स्कूल भवन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते पहुंचते पानी घुटनों तक आ चुका था। उस रात स्कूल के एक कमरे में दर्जनों लोग सिमटे हुए थे। बारिश की आवाज और बच्चों के रोने की आवाजें गूंज रही थी। शीतल कांप रही थी। मीरा ने उसे गले लगा लिया, सब ठीक हो जाएगा।
राहुल ने दोनों बहनों को कंबल उड़ाया और बोला, मैं जरा गांव वालों से बात करके आता हूं। जब वो चला गया, शीतल ने मीरा से पूछा, तुम्हें राहुल पसंद है ना? मीरा चौंकी, क्या बात कर रही है? मैं देख सकती हूं। शीतल मुस्कुराई, तुम उसकी तरफ वैसे ही देखती हो जैसे माँ बापा को देखती थी। मीरा ने उसके माथे पर हल्का सा थपथपाया, बस भूली नहीं हूं कि वह एक यात्री है, एक दिन चला जाएगा। पर क्या तुम चाहोगी कि वह रुक जाए? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह बारिश रुकी तो सबने सामान समेटा। पानी उतर चुका था, लेकिन नदी का किनारा पूरी तरह बदल चुका था। जब तीनों अपने घर की ओर लौटे तो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। घर का आधा हिस्सा बह चुका था, दीवारें गिरी पड़ी थीं और सारा सामान कीचड़ में सना हुआ था। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। हमारा घर। मीरा ने जैसे अपने आप को संभाला, हम इसे फिर से बना लेंगे। लेकिन राहुल का चेहरा गंभीर था। उसने मीरा के पास आकर कहा, मुझे कुछ कहना है। वो उसे एक तरफ ले गया। मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, तुम्हारे साथ, अगर तुम मानो। मीरा की सांसें तेज हो गईं। पर तुम्हारी यात्राएं, तुम्हारी कहानियां, यही मेरी सबसे खूबसूरत कहानी होगी। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया, तुम्हारे और शीतल के साथ। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन के बाद तीनों ने मिलकर नए सिरे से घर बनाना शुरू किया। गांव वालों ने भी मदद की। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। राहुल ने अब यात्राएं छोड़ दी और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। शीतल ने फिर से अपनी सिलाई शुरू की और मीरा स्कूल में पढ़ाती रही। एक शाम जब नदी किनारे तीनों बैठे थे, शीतल ने कहा, दीदी, मैंने सही कहा था ना कि नदी हमारा घर ले लेगी? मीरा मुस्कुराई, हाँ, पर उसने हमें कुछ नया दिया भी तो है। राहुल ने दोनों बहनों की तरफ देखा, और अब ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। बाढ़ के बाद का समय गांव के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया। मीरा, शीतल और राहुल ने मिलकर न केवल अपना घर फिर से बनाया, बल्कि उसमें एक नया कमरा भी जोड़ा। एक छोटा सा पुस्तकालय, जहां राहुल अपनी यात्राओं की किताबें और गांव के बच्चों के लिए कहानियों का संग्रह रखता। धीरे धीरे वो घर सिर्फ दो बहनों का नहीं, बल्कि 3 लोगों का परिवार बन गया। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव के सरपंच ने एक बड़ी खबर सुनाई। सरकार नदी के किनारे एक बांध बनाने की योजना बना रही थी, जिससे आने वाले वर्षों में बाढ़ का खतरा कम होगा। पर इसके लिए कुछ घरों को हटाना पड़ता, और दुर्भाग्य से मीरा और शीतल का घर भी उनमें से एक था। यह नहीं हो सकता, मीरा ने गुस्से से कहा, हमारे माता पिता ने इस घर को अपने खून पसीने से बनाया था, हम इसे छोड़ने को तैयार नहीं। राहुल ने शांत करने की कोशिश की, मीरा, अगर यह गांव की भलाई के लिए है तो हमें सोचना चाहिए। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मीरा का स्वर कांप रहा था। ये घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं है राहुल, ये हमारी यादों, हमारे संघर्षों का घर है। शीतल चुपचाप सुन रही थी। उसने देखा कि दीदी और राहुल के बीच ये पहली बार था जब इतना तनाव पैदा हुआ था। वो जानती थी कि मीरा का गुस्सा सिर्फ घर के लिए नहीं, बल्कि उस डर के लिए भी था कि कहीं यह फैसला उनके नए बने परिवार को तोड़ न दे। उस रात शीतल ने मीरा से बात करने का फैसला किया। दीदी, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है राहुल सही कह रहा है, हमें गांव के बारे में सोचना चाहिए। मीरा ने आंखें मूंद ली, पर फिर हम कहां जाएंगे शीतल? यही तो हमारी जड़ें हैं। जड़ें हमारे दिल में होती हैं दीदी। शीतल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, और हम तीनों साथ हैं ना, फिर चाहे हम कहीं भी रहें। अगले दिन मीरा ने राहुल से माफी मांगी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे सरकार द्वारा दिए गए नए प्लॉट पर घर बनाएंगे, इस बार नदी से थोड़ा दूर, पर उसके प्यार से कभी दूर नहीं। कुछ महीनों बाद जब नया घर बनकर तैयार हुआ तो मीरा ने अपनी डायरी में लिखा, नदियां बहती रहती हैं, किनारे बदलते रहते हैं, पर पानी का प्रवाह कभी नहीं रुकता। हम भी ऐसे ही हैं, अलग अलग रूपों में, पर हमेशा साथ। एक शाम तीनों नए घर की छत पर बैठे थे। दूर से नदी की आवाज आ रही थी। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, देखो, नदी हमें अलविदा भी नहीं कह रही, बस इशारा कर रही है कि वह हमेशा हमारे पास है। राहुल ने मीरा का हाथ थाम लिया। इस बार मीरा ने हाथ खींचा नहीं। नए घर में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक रात अचानक शीतल की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे कोई बार बार दरवाजा खटखटा रहा है। डरते डरते उसने खिड़की से झांका। बाहर घना कोहरा था, और उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो तेजी से पीछे के जंगल की ओर भाग गई। दीदी, राहुल भैया, उसने चीखकर दोनों को जगाया। राहुल ने टॉर्च ली और बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय एक चीज के, जमीन पर गीली मिट्टी पर पैरों के निशान। लेकिन वे सामान्य नहीं थे। हर निशान के आगे गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे कोई जानवर अपने नाखून घिसता हुआ चला हो। यह क्या है? मीरा ने डरते हुए पूछा। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे नहीं पता,
लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगले दिन राहुल ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। एक वृद्धा, दादी माया, ने आंखें चढ़ी कर दी। तुमने उसे देख लिया? वो नदी का रक्षक है, या शायद श्रापित आत्मा। कई साल पहले एक युवक इसी नदी में डूब गया था। कहते हैं वह अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में भटकता है। शीतल ने पूछा, पर उसने हमारे दरवाजे क्यों खटखटाए? दादी माया ने सिर हिलाया। शायद उसे कुछ चाहिए, या फिर वह किसी को चेतावनी दे रहा है। उसी रात फिर वही आवाज, खटखट खटखट खटखट। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। खटखटाहट की आवाज ने शीतल की नींद फिर खुलवा दी। इस बार वह डरी नहीं। किसी अजीब साहस के साथ उसने खिड़की से झांका। बाहर कोहरा था, लेकिन उसे एक धुंधली सी छवि दिखाई दी। एक महिला जिसके लंबे बाल पीठ तक लहरा रहे थे। वो नदी की ओर देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। शीतल का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उसने मीरा और राहुल को जगाने के बजाय खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर कदम रख दिया। तुम कौन हो? शीतल ने डरते हुए पूछा। वो महिला धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पीला था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हारी तरह ही थी। एक दिन सब कुछ छोड़कर चली गई, उसने फुसफुसाया। क्या तुम लक्ष्मी हो? शीतल ने पूछा, याद करते हुए कि गांव वालों ने उस डूबी हुई लड़की का नाम लिया था। महिला ने सिर हिलाया। हाँ, पर मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं, शीतल। तुम्हारी बहन और राहुल सुरक्षित हैं, लेकिन तुम्हारा समय कम है। शीतल के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा समय? क्या मतलब? लक्ष्मी ने नदी की ओर इशारा किया। ये नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये भाग्य भी बहाती है। कल सुबह जब तुम नदी किनारे जाओगी, एक हादसा होगा। शीतल घर वापस आई, लेकिन उसकी आंखों में नींद गायब थी। उसने सोचा, क्या वो मीरा और राहुल को बताए? लेकिन अगर यह सच में भविष्यवाणी थी, तो क्या वे उस पर विश्वास भी करेंगे? अगली सुबह मीरा ने देखा कि शीतल का व्यवहार अजीब है। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, शीतल ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस आज नदी किनारे मत जाना, ठीक है? मीरा हैरान हुई। पर हम तो रोज जाते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर को जब मीरा और राहुल घर पर थे, शीतल चुपके से नदी किनारे पहुंची। वो जानती थी कि अगर कोई खतरा है तो उसे ही उसका सामना करना होगा। नदी का पानी उफान पर था। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा जो नदी के किनारे खेलते हुए पानी में गिर गया। शीतल ने एक पल भी नहीं सोचा। वो तेजी से पानी में कूदी और बच्चे को बाहर खींच लाई। लेकिन तभी एक तेज लहर आई और शीतल संघर्ष करने लगी। दीदी, माफ करना, उसने आखिरी बार फुसफुसाया। जब मीरा और राहुल को खबर मिली तो सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव वाले शीतल के बलिदान की बात कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मीरा और राहुल नदी किनारे बैठे थे। पानी में शीतल की हंसती हुई छवि दिखाई दी। वो हमेशा हमारे साथ है, राहुल ने कहा। मीरा ने आंसू पोंछे। हाँ, नदियां बहती रहती हैं और यादें भी।